आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान प्रणाली में कुछ बदलाव लागू कर दिए हैं। अब नए नियमों के अनुसार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखे जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी है। अब भारत जब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल इकोसिस्टम हो जाता है तो साथ साथ भारत के ऊपर एक चुनौती भी जिसका सामना करना है, इसके लिए सबसे कठिन चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, वो है साइबर फ्रॉड। क्योंकि आप देखेंगे वर्ष 2025 में लाखों लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हुए। अब इस साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए जो डिजिटल लेन देन है उसको और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए, ताकि जो उपभोक्ता है वो आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके, इसको बढ़ावा भी दिया जा सके, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नए बदलाव किए हैं, नए नियम किए हैं, जिससे कि साइबर फ्रॉड्स को हतोत्साहित किया जा सके। क्या है वो बदलाव, तो चलिए एक नजर डालते हैं उन बदलावों पर कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्य बदलाव के तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी आपकी होती है उसको बढ़ाई जाएगी। यानी कि लेन देन जो डिजिटल हम करते हैं उसमें अनिवार्य 2 फैक्टर जो वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली 2FA जो होता है, उसको अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि जो चीज केवल ओटीपी से काम चलती थी, अब ओटीपी के अलावा दूसरे फैक्टर्स को भी यहां पर कंपल्शन किया जाएगा। यानी कि 2 चरणीय वेरिफिकेशन के बाद मिनिमम 2 चरणीय तो होगा ही होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होगा ही होगा, केवल ओटीपी से भुगतान नहीं होगा। अब इसमें चाहे ये यूपीआई हो गया आपका, चाहे आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, या आपके डिजिटल वॉलेट्स हो गए, इन सब पर ये लागू होगा। और साथ साथ 2 तरीके से वेरिफिकेशन होगा। यानी कि पहला तो यह है कि ओटीपी, और उसके अलावा अगर लगता है कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी कहीं पर आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा। यानी कि 2 चरण से अधिक के अगर वेरिफिकेशन की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। जैसे कि ओटीपी के अलावा अगर पिन कोड, पासवर्ड या आपका फिंगरप्रिंट, फेस आइडेंटिफिकेशन या आईडी या अन्य डिवाइसों को वेरीफाइड करना है, तो ये सारी चीजें अब डिपेंड करेगा वो केस टू केस कि कैसी स्थिति है, उसमें कितने चरणीय वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है, लेकिन ये साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है। अब नए डिवाइस से अगर आप पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने पुराना मोबाइल पहले आप इस्तेमाल करते थे, अब अगर नई डिवाइस आपकी है, नया मोबाइल आपने खरीदा है, अब उसके लिए आपको वेरिफिकेशन के चरण हो सकता है बढ़ जाएंगे। यानी कि अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ेगा। बड़ी राशि का पेमेंट अगर आप करते हैं, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदते ही 50,000 का लेन देन कर लिया, तो उसमें अतिरिक्त सुरक्षा जांच, यानी कि वहां पर मल्टीपल फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। अब यहां पर आरबीआई ने जो रिस्क बेस्ड, यानी कि रिस्क कितना है, रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, इसको अपनाया है। यानी कि रिस्क जितना ज्यादा, ऑथेंटिकेशन का लेयर भी उतना ज्यादा होगा, और रिस्क जितना कम है, ऑथेंटिकेशन का लेयर भी उतना कम होगा। और साथ साथ आपको बता दें कि जो अक्टूबर 2026 से है, ये नियम अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन जो होंगे उन पर भी लागू कर दिया जाएगा। अब रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, तो देखिए आरबीआई में जो रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है इसको भी समझते हैं। दरअसल जैसे ट्रांजैक्शन की राशि, सामान्य तौर पर आप कितना लेन देन करते हैं रोज, अगर आप मान लीजिए कि आप 200, 300, 400 रुपए का लेन देन कर रहे हैं, तो क्या है कि आपकी एक टेंडेंसी बनी हुई है, लेकिन अचानक आप उस टेंडेंसी को क्रॉस करते हैं और अचानक आपकी लेन देन बढ़ने लगती है, तो वहां पर आपको मिनिमम 2 चरण का वेरिफिकेशन तो हो ही रहा था, अब उसको बढ़ाकर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कन्वर्ट कर देगा, वहां पर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसे डिवाइस चेंज आप करते हैं, नई मोबाइल लेते हैं, उससे भी पहला ही पेमेंट आपका ज्यादा होता है, वहां भी आपको एमएफए का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप यूजर का व्यवहार कैसा है, यूजर व्यवहार सामान्य तौर पर जितनी राशि का लेन देन कर रहा है, टाइमिंग क्या है, जिस टाइमिंग पर आप करते हैं उस टाइमिंग के अलावा अगर आपका जो है डिजिटल लेन देन हो रहा है तो इसको भी ध्यान रखा जाएगा। और साथ साथ लोकेशन, अगर मान लीजिए आप अपने ऑफिस से या घर से करते हैं तो सामान्य तौर पर लेन देन आपके ऑफिस या घर से हो रही है, लेकिन अब वही उसी डिवाइस से लेन देन अगर होने लगा विदेशों में जाकर, तो वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लेवल बढ़ा दिए जाएंगे। ये चीज हो गई। इसके अलावा समय पैटर्न को भी ध्यान दिया जाएगा और डिवाइस हिस्ट्री देखा जाएगा कि आपके डिवाइस पर कहीं पहले से कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से इन सारी चीजों को देखते हुए, जिसको कि रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है, इसके आधार पर यानी अनिवार्य 2 चरणीय सत्यापन तो होंगे ही होंगे। अब केवल ओटीपी से नहीं चलेगा, अब हो सकता है पिन भी पूछा जाए, हो सकता है फिंगरप्रिंट, हो सकता है फेस ऑथेंटिकेशन, हो सकता है कि डिवाइस का लोकेशन, ये सारी चीजें तो होंगी ही होगी। इसके अलावा 2 चरणी के अलावा जैसा केस होगा, रिस्क का बेस जैसा होगा, उसके आधार पर आपका मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपका, यानी कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए आपका होगा, एमएफए होगा। ठीक है। अब चलिए
और अक्टूबर 2026 तक ये अंतर्राष्ट्रीय विस्तार इसका कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके विषय में और। अब ये आरबीआई खुद यह तय करेगा कि रिस्क कितना है, उसके लिए उसका सिस्टम ये चीज तय करेगा। ये चीज आपको बताई गई, यानी कि ओटीपी के अलावा आपको बायोमेट्रिक की भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, तो ओटीपी पर निर्भरता को कम किया जा सके, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कदम क्यों उठाया गया है? क्योंकि जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी ओटीपी को ही चुरा लेते हैं। अब उससे क्या होता है, केवल ओटीपी पर निर्भरता है तो सेंधमारी ओटीपी पर ही हो जाने से आपका पैसा सुरक्षित नहीं रहता है, आपका पैसा आपके अकाउंट से उड़ जाता था। फिशिंग होती थी, आपको फेक मैसेजेस भेज के, आपको फेक ईमेल भेज के आपके ओटीपी को किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाता था। और इससे क्या होता था, कई बार ये भी होता था कि जो सिम स्वैप है, सिम स्वैप घोटाला भी होता था, यानी कि एक सिम जो है उसके नंबर को दूसरे सिम पर कॉपी कर लिया जाता था, ट्रांसफर कर लिया जाता था, और उसके माध्यम से उस नंबर को दूसरे नंबर पर जब शिफ्ट करते हैं तो ओटीपी उस नंबर पर चली जाती है। तो जो सिम स्वैप घोटाला हो रहा था उसको भी कंट्रोल करना था। तो इससे साइबर फ्रॉड जो है 2025 में जिसकी संख्या, जिसकी तादाद लाखों में पहुंच गई थी, तो यूपीआई ऑनलाइन को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। अब बात करेंगे कि बैंक पेमेंट को भी इसमें जिम्मेदार बनाया जाएगा, यानी कि अभी तक जब फ्रॉड होता था, कोई अगर उपभोक्ता शिकार होता था तो कह दिया जाता था कि भाई आपकी गलती है, लेकिन अब बैंक और साथ साथ पेमेंट ऐप पर यह जिम्मेदारी डाली जाएगी, क्योंकि जब इसका मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा सिस्टम जो है सुरक्षित होगा। तो अब इसमें बैंक या ऐप पल्ला झाड़ नहीं पाएंगे, उनको भी अब कोई भी एबीसीडी मान लीजिए पेमेंट ऐप है, यूपीआई ऐप है, तो 3 से 7 दिन में अब उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस पैसे को वो वापस करें। अब बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई दरअसल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसका पूरा नाम है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, इसको विकसित किया था, और 2016 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। आप जानते हैं कि डिजिटल भुगतान में इसके माध्यम से ही क्रांति आई है, और ये रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, यानी कि जिस टाइम आप एक विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकंड में जिस टाइम आप पेमेंट करते हैं उसी टाइम में भुगतान जिस खाते में करते हैं उसमें पहुंच जाता है। अब इसमें ये क्यों बढ़िया है, क्योंकि इसमें अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग ऐप की जो आवश्यकता होती थी वो अब नहीं है। अब आपके एक ही ऐप में, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सबसे बड़ी खास बात है कि एक ऐप से कई जो बैंक अकाउंट जो है कनेक्ट हो जाते हैं, और इसमें कई भुगतान की प्रणालियां आपको मिलती हैं, जिससे कि इसमें जैसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए से भुगतान हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो मोबाइल नंबर से भुगतान कर दे, इसके अलावा आप चाहें तो खाता संख्या के आधार पर कर दे। क्यूआर कोड जिसको कि क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं, क्विक रिस्पांस कोड, आप जानते हैं कि पुराना जो बार कोड होता था तो बार कोड में कम जानकारी स्टोर होती थी, वो 1D होता था, 1 डायमेंशनल होता था। लेकिन क्यूआर कोड क्या होता है, ये ज्यादा इसमें जानकारी स्टोर होती है, ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। यानी कि वीपीए का भी शॉर्ट फॉर्म अगर कहें तो क्यूआर कोड होता है, यानी वीपीए की जानकारी को और शॉर्ट में क्विक रिस्पांस करने के लिए ये क्विक रिस्पांस कोड इसको कहा ही जाता है। अब देखिए, जो बैंक अकाउंट जो है हर जगह उसको बैंक का पता, वीपीए का फायदा क्या होता है, बैंक अकाउंट आपका हर जगह देने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये कुछ संवेदनशील जो जानकारियां हैं ये साझा न करके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से इसमें आपको भुगतान करने की सुविधा मिलती है। तो इसके आने के बाद वर्ष 2016 में जब लॉन्च हुआ यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, तो उससे क्या हुआ कि डिजिटल भुगतान प्रणाली में क्रांति आ गई। उसका उदाहरण यह है कि 491 मिलियन लोग सक्रिय उपयोगकर्ता ये आप देख रहे हैं, जिसमें से कि व्यापारी बड़े तादाद पर 65 मिलियन व्यापारी, 675 से अधिक बैंक इससे कनेक्ट हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। निर्बाध वर्चुअल भुगतान इसके माध्यम से होता है। इसमें अब जो है अनिवार्य कर दिया गया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें कुल लेन देन की संख्या यहां पर देखिए मेंशन की गई है, 8.39 अरब जून 2025 का आंकड़ा है। इसके अलावा कुल लेन देन का मूल्य अगर देखें तो यहां पर दिया गया है 24.03 लाख करोड़ रुपए। तो इस तरह से अगर देखें तो वर्ष 2025 जून 2025 के हिसाब से वैश्विक प्रभुत्व है, यानी कि जो यूपीआई है पूरे विश्व में अगर आप देखें तो 640 मिलियन दैनिक लेन देन करके ये सबसे बड़ा यूपीआई जो है वैश्विक योगदान इसका देखें। दुनिया का 50% रियल टाइम भुगतान यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, जिसने वीजा को 639 मिलियन जिसका है अंशदान उसको क्रॉस कर लिया है। तो दुनिया का 50% जो है वो भारत का यूपीआई और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय रियल टाइम भुगतान प्रणाली भी है। तो इस लिहाज से जब हमारा डिजिटल भुगतान सिस्टम इतना व्यापक है तो डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। वो सूचना आपके लिए है कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कम समय में करना चाहते हैं, बेहतर कोर्स के साथ जुड़िए जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको 14 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस जीएस दोनों कवर किया जाएगा।
इसकी खास बात यह है कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इसमें आपको 18 टेस्ट मिलते हैं। इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स के माध्यम से कम समय में आपकी बेहतर तैयारी होती है। साथ साथ 34,999 इसकी कीमत है और इसमें भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जाइए, उस ऐप के माध्यम से GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स पर पहुंचिए और वहां पे इस कोर्स की पहले फीचर्स देख लीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में सहायक है और निस्संदेह ये है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो आप इसको परचेज करने का जो ऑप्शन है, बाई पर जाएंगे और बाई पर जाने के बाद आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है जिससे आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस कोर्स की एक और खास बात है, इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो यहां पर आपके द्वारा सबमिट की गई जो फीस है वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी, तो दोहरा लाभ आपको मिलने वाला है। साथ साथ आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपको ये प्रक्रिया जटिल लग रही हो तो। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर, जवाब की प्रतीक्षा है। QR कोड का पूरा नाम क्या है? विकल्प आपके सामने है, क्विक रीड कोड, क्विक रिस्पांस कोड, क्वालिटी रिस्पांस कोड या क्विक रिचार्ज कोड। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर लीजिए, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से। और इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए, जिससे हमारे परिवार से जुड़िए सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।